एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। ठीक है, तो ये रिफाइनिंग प्रोसेस का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने सिलेक्टिव डिस्टिलेशन, लिक्वेशन रिफाइनिंग और फायर रिफाइनिंग को डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो जो तीनों रिफाइनिंग प्रोसेस है ना, वो पैरोमेटलर्जी के पार्ट है, मतलब पैरोमेटलर्जी के अंडर आते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अंदर आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमेटलर्जी के लिए मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोमेटलर्जी को बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें मैंने इलेक्ट्रो मीनिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग वगैरह है, सारी चीज़ों को बहुत बेसिक से समझाया है ना। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पूरा बताया है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, उसका यूज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। और फैराडे लॉ का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो इन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो जो उसका लिंक जो है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के जो प्ले लिस्ट है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ पे आप वहाँ से आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक अगर आपको और अच्छे से समझना है तो प्रीवियस वीडियोज़ आप देख सकते हो, है ना। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जैसे नाम से पता चल रहा है हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल को आपको समझना है, तो मैं आपको एकदम बेसिक सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पहले बताता हूँ, है ना, क्योंकि यही इसका बेसिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो तीन जो है मेन पार्ट होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अब जो एनोड होता है ना, एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कॉपर है, एनोड कॉपर का बना है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर का क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कॉपर आयन है, ये सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना। देखो, कोई भी चीज़ तभी घुलती है जब वो अपने आयंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बिना आयंस में कन्वर्ट हुए कोई भी चीज़ दूसरे के अंदर वही घुल सकती है ना। जैसे हम पानी में नमक भी डालते हैं ना, तो पहले टूटता है सोडियम और क्लोरीन में, तब जाके वो डिज़ोल्व होता है। ठीक है, तो एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एनोड क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वो आयंस बन के डिजॉल्व होने लग रहा है। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड होता है, एनोड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ले रहा है, मतलब, है ना। उसके बाद कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, देखो, कैथोड में होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए जो कॉपर था वो डिजॉल्व होकर किस में चला गया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में चला गया। अब यही कॉपर आयन क्या करेगा, कैथोड के पास जाएगा। ठीक है, और कैथोड के पास जाके बोलेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं आयन से वापस से कॉपर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जाएगा कैथोड के पास, तो कैथोड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देगा। ठीक है, तो कॉपर आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड से, और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। और ये कॉपर जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा कैथोड में, मतलब डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ एनोड जो रहेगा वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगा, और वो जा करके कैथोड में जा करके डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, मतलब एनोड कुछ समय बाद पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, और ये जो कैथोड है वो धीरे धीरे करके मोटा होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा मेटल, है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या काम आ रहे हैं कि ये जो एनोड है, अब इसी एनोड की जगह मैं कोई इम्प्योर मेटल रख दूँ, जिसको मुझे रिफाइन करना है, इम्प्योर मेटल। फॉर एग्जांपल के मान लीजिए मैंने कॉपर का बनाया, कॉपर के अंदर मान लीजिए बहुत सारी और भी इम्प्योरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर के अलावा और भी लेड, टीन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं एनोड में। अब मुझे क्या चाहिए, कॉपर को पूरा रिफाइन करना, शुद्ध बनाना है, जितनी इम्प्योरिटी मुझे हटानी है। तो मैं क्या करूँगा, उसका एनोड बना दूंगा, इम्प्योर कॉपर का एनोड बना दिया, है ना। और एक प्योर कॉपर का मैंने क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। ठीक है, तो एनोड को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, कैथोड को मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया। कुछ समय बाद क्या होगा, एनोड धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगा। एनोड डिजॉल्व होने लगेगा मतलब है कि कॉपर धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगा। अब कॉपर यहाँ से डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन से जाकर के कैथोड में जाकर चिपकने लगेगा। तो जितना भी कॉपर रहेगा एनोड में, जा जाके किस पे डिपॉजिट होने लगेगा, कैथोड पे। और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो डिपॉजिट नहीं होगा। इम्प्योरिटी जो इस एनोड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो डिपॉजिट नहीं होगा, है ना। तो वो इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएगी, कुछ इम्प्योरिटीज़ तो घुल जाएगी सॉल्यूशन में, है ना, और कुछ इम्प्योरिटीज़ नहीं घुलेगी और नीचे जा कर के जमा हो जाएगी। इसको बोलते हैं एनोड स्लाइम। ठीक है, तो केवल कॉपर यहाँ से क्या हो रहा है,
जा कर के कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है। तो ये जो कैथोड में जो हमको कॉपर मिलेगा वो एकदम प्योर होगा, ठीक है। उसमें इम्प्योरिटी बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, मतलब 99.99% प्योर कॉपर आपको मिल जाएगा इस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, है ना। मेन आपको क्या बनाना है, जो इम्प्योर मेटल है उसका आपको क्या बनाना है, एनोड बनाना है, ठीक है। और कैथोड किसका बनाओगे, प्योर मेटल का कैथोड बनाओगे और उसको जोड़ दोगे, सील बना दोगे। धीरे धीरे एनोड में जो मेटल है वो धीरे धीरे कैथोड में आकर के डिपॉजिट होने लगेगा, जमा होने लगेगा, और इम्प्योरिटी जमा नहीं होगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाएगा, उसी में ही सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का उपयोग ना बहुत सारे मेटल की रिफाइनिंग के लिए करते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, निकल, कोबाल्ट है, लेड, टीन और बिस्मथ। इन सब का रिफाइनिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइट के भी बारे में बता दूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कौन से नेचर का होगा। तो आपको जिस जिस भी मेटल का आपको रिफाइनिंग करना ना, ज़्यादातर केस में उसका सॉल्ट होता है। जैसे कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो ये वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अगर आपको जिस भी मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हो, जैसे कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हो, मान लीजिए ये कॉपर है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। मान लीजिए मैंने मैंने मान लो मैं कॉपर की रिफाइनिंग कर रहा हूँ, तो कॉपर के अंदर अगर इसके ऊपर वाले जितने भी मेटल एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए जिंक है, आयरन, लेड है, जो एज ए इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होंगे ना, वो घुल जाएंगे, है ना। मतलब घुल जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर घुल जाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखो तो ऊपर जितने भी मेटल होते हैं ना, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की होती है। तो ऊपर वाले जितने भी मेटल है वो डिजॉल्व हो जाएंगे, और कॉपर के नीचे जो मेटल होंगे, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह है, वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो वैसे का वैसा क्या हो जाएगा, नीचे इकट्ठा होने लगेगा, यहाँ पे एनोड के नीचे इकट्ठा होने लगेगा। इसको एनोड स्लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं कॉपर की रिफाइनिंग कर रहा हूँ, तो कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल होंगे सीरीज़ में वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, डिज़ोल्व होंगे लेकिन डिपॉजिट नहीं होंगे कैथोड में, ठीक है, बट डिज़ोल्व हो जाएंगे। और इसके नीचे जितने भी रहेंगे वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे एज ए एनोड स्लाइम, ठीक है। वहीं अगर मैं लेड की रिफाइनिंग कर दूँ तो क्या होगा, लेड के ऊपर जितने भी मेटल है वो डिज़ोल्व होगा, और उसके नीचे वाला क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा एज ए एनोड स्लाइम, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा मेटल्स के बारे में भी जान लेते हैं। 3 मेटल का रिफाइनिंग मैं बताऊंगा, कॉपर का, निकल का और लेड का, ठीक है। मतलब यहाँ पे केवल मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। अगर मैं आगे और वीडियो बनाऊँगा ना, जैसे कॉपर एक्सट्रैक्शन का अलग से वीडियो बनाऊँगा, निकल का एक्सट्रैक्शन का अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा, उसमें और आपको डिटेल से बताऊँगा। इसमें बस आपको इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ कि कॉपर की रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो कॉपर की रिफाइनिंग का तो मैंने बहुत कुछ आइडिया आप लोग को दे दिया, ठीक है। तो कॉपर रिफाइनिंग के लिए क्या करते हैं, जो कॉपर जो बन के आ रहा है पायरोमेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू, जो कॉपर बन के आ रहा है, जिसमें स्मेल्टिंग, कन्वर्टिंग, फायर रिफाइनिंग वाला अगर मान लो आपने कर लिया है ना, तो वो जो हमको मेटल मिलता है कॉपर, वो इम्प्योर रहता है, उसमें 2 से 3% इम्प्योरिटी होती है। मुझे उसको और शुद्ध बनाना है 99.99%। तो उस कॉपर का हम लोग क्या बना देते हैं ना, बड़ा बड़ा इंगट बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देंगे, इंगट। और उसी इंगट को ला करके यहाँ पे एज ए एनोड काम करवाते हैं। मतलब इस ये जो दिख रहा है ना, यही इंगट है, मान लीजिए कॉपर का इंगट है, जिसमें 2 से 3% तक अभी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। मैंने ला के इसको क्या बना दिया, एनोड बना दूंगा मैं। कैथोड क्या चीज़ का बनेगा, कैथोड तो प्योर कॉपर का जो पतला शीट आता है ना, उसका कैथोड बना दिया जाता है। प्योर कॉपर का पतला शीट, उसको क्या बना दिया जाता है, कैथोड। और एनोड को प्लस से जोड़ देते हैं, कैथोड को माइनस से जोड़ देते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और इसमें कुछ अमाउंट में H2SO4 भी डालते हैं, तो ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब जैसी बिजली आप प्रोवाइड करोगे इसको, धीरे धीरे एनोड डिजॉल्व होगा। ये देखो कॉपर कॉपर आयन बन के डिजॉल्व हो रहा है, और यही कॉपर आयन क्या कर रहा है, जा करके कैथोड में डिपॉजिट होते जा रहा है, ठीक है। और जितनी भी इम्प्योरिटी जो बचेगी, जो सीरीज़ में नीचे आ रही है, कॉपर के नीचे जो है वो एनोड स्लाइम के रूप में ऐसे नीचे जमा हो जाएगी, और जो ऊपर रहेगी सीरीज़ में वो सब डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। डिजॉल्व सभी होगी लेकिन डिपॉजिट केवल कॉपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या होता है, रिफाइनिंग किया जाता है। तो काफ़ी सारे इसमें मेटल्स हमको रिकवर होते हैं,
बहुत सारे जो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना एनोड में, जैसे जिंक, आयरन, निकल, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सारी क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट में, डिजॉल्व होकर रह जाती है। बाद में उसका रिकवरी कर लेते हैं, या ज़रूरत नहीं तो रिकवरी करते भी नहीं है, बहुत कम अमाउंट में है तो ठीक है, सब डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन केवल कॉपर ही जाकर डिपॉजिट होता है, कॉपर के साथ साथ ये सब डिजॉल्व हो जाएंगे, बट डिपॉजिट कौन होगा, केवल कॉपर होगा। और बहुत सारे और मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह जो है ना, गोल्ड सिल्वर वगैरह वो नीचे एज ए एनोड्स लाइन प्रेजेंट रहते हैं, मतलब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर वगैरह, तो इसकी भी रिकवरी करके कर लिया जाता है, क्योंकि ये प्रीसियस मेटल है, इससे भी पैसा कमाया जाता है। तो ये जो एनोड्स लाइन है इसमें बहुत सारे प्रीसियस मेटल होते हैं, इसको भी अलग करके रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग के देखो दो फ़ायदे हैं ना, एक तो आप रिफाइनिंग भी कर रहे हो, दूसरा आपको बाई प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रीसियस मेटल भी मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब पैसे आ रहे हैं, मतलब रिफाइनिंग कर रहे हैं, उसके बाद प्रीसियस मेटल को बेच के भी प्लांट क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो इसका एक और एडवांटेज है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ निकल, निकल का देख लेते हैं। निकल का आप 99.95% प्योर निकल आप प्राप्त कर सकते हो बाय यूजिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, और बहुत सारे प्रीसियस मेटल जैसे कि सेलेनियम, टेलोरियम, कोबाल्ट, ये जो बाई प्रोडक्ट हमको मिलता है एनोड स्लिम में या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, ज़्यादातर ये एनोड स्लाइम के अंदर मिलता है, ये सब सेलेनियम, टेलोरियम और कोबाल्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत महंगे मेटल होते हैं। ठीक है, तो आपको रिफाइनिंग भी निकल भी मिल जा रहा है और ये महंगे मेटल भी आपको मिल जा रहे हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। तो जब निकल की रिफाइनिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज़ करते हैं, निकल सल्फेट का, या फिर निकल सल्फेट या निकल क्लोराइड का मिक्सचर होता है, या तो केवल निकल सल्फेट होगा या निकल सल्फेट और निकल क्लोराइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, और कुछ अमाउंट में करंट कंडक्टिंग एजेंट भी डाला जाता है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ताकि करंट आसानी से फ्लो हो और जो रेजिस्टेंस है कम मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना इलेक्ट्रोलाइट में, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा बिजली देना पड़ेगा, बिजली की खपत वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, और सही वोल्टेज डिसाइड करना भी ज़रूरी है, जिस मेटल के लिए जितना वोल्टेज चाहिए ना उतना ही आपको अप्लाई करना है। कम ज़्यादा अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना, कंटेमिनेशन होगा, जो आपका कैथोड में जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसके साथ साथ कई और मेटल डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, तो उस केस में जो प्योरिटी आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो वोल्टेज जो है ना वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो निकल काफ़ी नीचे पाया जाता है, कॉपर के नीचे होता है निकल, इसमें नहीं दिया गया है, ये छोटा सा सीरीज़ है इसलिए, बट अगर आप पूरा मेटल का सीरीज़ देखोगे ना तो कॉपर के नीचे मिलता है निकल सीरीज़ के अंदर, तो काफ़ी नीचे मिलता है। तो ऊपर जितने भी मेटल है ना सब जाके डिजॉल्व हो जाते हैं, और नीचे वाले गोल्ड सिल्वर वगैरह नीचे जमा हो जाते हैं। गोल्ड सिल्वर है, सेलेनियम, टेलोरियम है, ये सब ऐसे एनोड स्लाइम नीचे जमा हो जाते हैं, बाद में उसको रिकवर कर लिया जाता है। ठीक है, बाकी मेथड तो वही सेम सेम है और कुछ नहीं है। एनोड इम्प्योर मेटल का एनोड बना देते हैं, वहाँ से निकल डिजॉल्व होकर कैथोड में जाके धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, सबका वही सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ लेड, तो लेड का भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। लेड के केस में भी वही होता है, लेड का प्रोडक्शन हम ब्लास्ट फर्नेस से करते हैं। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में लेड और जिंक का जनरली मिक्सचर प्राप्त होता है। तो जिंक जो होता है ना उसको हम कैसे अलग कर लेते हैं, भाई वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, मैंने उसमें बताया है वैक्यूम डिस्टिलेशन में कि लेड लेड और जिंक एक साथ जनरली मिलता है, लेड और जिंक ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है ना। तो जिंक का क्या कर लेते हैं, इसको गैस बना के वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू इसके यहाँ से अलग कर लेते हैं लेड को। ठीक है, उसके बाद फिर लेड की और प्योरिटी चाहिए होता है ना, तो हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं लेड का। ठीक है, तो लेड की जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज़ करते हैं, फ्लोरोसिलिकेट इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं। फ्लोरोसिलिकेट है ना, वो एक मतलब कलरलेस लिक्विड होता है फ्लोरोसिलिकेट, उसमें लगभग 9% तक लेड होता है एज ए PbSiF6 इसके फॉर्म में। ठीक है, अब इसका केमिकल नाम मुझे पता नहीं है, हाँ, PbSiF6 के फॉर्म में ना 9% तक लेड प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, और 8% तक ये होता है फ्री फ्लोसिलिक एसिड। तो आज 8% ये होता है, 9% का ये होता है लेड, और बाकी फ्लोरोसिलिकेट इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पे आप बोलोगे कि ऐसा स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका एक रीज़न ये होता है कि लेड जनरली ना ऊपर पाया जाता है, जैसे यहाँ पे लेड है। ठीक है, तो लेड के नीचे काफ़ी सारे मेटल, मतलब ये थोड़ा ऊपर पाया जाता है, तो इसका जो है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब ये डिपॉजिट होने की जगह डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए ना इस तरह से स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी डिपॉजिट हो लेड जो है वो कैथोड में। ठीक है,
और ये काफ़ी टॉक्सिक भी होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना काफ़ी टॉक्सिक होता है। लीड अपने आप में काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल है ना। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कुछ एडवांटेज भी है, जैसे ये बहुत स्टेबल होता है और इसका कंटेमिनेशन नहीं होता इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के टाइम पे। कंटेमिनेशन का मतलब है लीड के अंदर किसी तरीके से कंटेमिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब उसके अंदर नहीं जा पाता वो, है ना, स्टेबल भी रहता है, ये इसका एडवांटेज है। तो इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी रहती है, जैसे लीड के अंदर जो जिंक और टीन है, जिंक और टीन क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। लीड, टीन और जिंक तीनों डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, और लीड जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी और मेटल होते हैं वो एनोड स्लाइम के रूप में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे सॉल्यूशन इसको सीरीज़ को देखोगे तो लीड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लीड के ऊपर जितने भी मेटल है, ज़्यादातर जिंक प्रेजेंट रहता है, जिंक और टीन वगैरह वो सब डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन नीचे भी काफ़ी सारे मेटल होते हैं, वो एज ए एनोड स्लाइम एनोड के नीचे बैठ जाते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और जब लीड की रिफाइनिंग की जाती है तो इसका ध्यान रखा जाता है कि कॉपर ज़्यादा प्रेजेंट ना हो। किसमें, एनोड में, मतलब जो जिस लेड की हमको रिफाइनिंग करनी है ना, उसमें कॉपर ज़्यादा प्रेजेंट ना हो। क्योंकि कॉपर क्या करता है ना, एनोड पोलराइजेशन करता है। ठीक है, तो इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जो डिपोजिशन रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो कॉपर ना हो ये कोशिश की जाती है, किसमें, लेड में। इम्प्योर जो लेड आता है उसके अंदर कॉपर ना होना चाहिए, पहले से कॉपर को हटाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये एक और मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूजिंग मोल्टन सॉल्ट बाथ। ठीक है, इसका उपयोग थोड़ा कम किया जाता है, बट उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम की रिफाइनिंग के लिए। ठीक है, इसमें आप ध्यान दोगे तो इसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। ठीक है, यहाँ कैथोड ऊपर की ओर है और एनोड यहाँ पे नीचे की ओर है। ठीक है, इसमें और यहाँ पे ये होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये बीच में जो दिख रहा है ना वो है इलेक्ट्रोलाइट। इसमें 35% ये है ना, 18% और 30% क्रायोलाइट है। यहाँ पे आप कंपोजिशन देख सकते हो। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इसमें हम क्या डालते हैं, हमारा जो इम्प्योर जो एल्युमिनियम होता है ना उसको डाला जाता है ना। तो ऊपर में देखो कैथोड लगा है, तो एल्युमिनियम क्या हो जाता है, ऊपर कैथोड के पास अट्रैक्ट होकर ऊपर आ जाता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ऊपर आ जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी डेंसिटी को या स्पेसिफिक ग्रेविटी को इस तरह से रखते हैं कि एल्युमिनियम से थोड़ा सा भारी हो ताकि वो नीचे आ जाए, और एल्युमिनियम हल्का होने की वजह से ऊपर जाके कैथोड में जमा हो जाता है। तो इस तरह से प्योर एल्युमिनियम यहाँ से मिल जाता है, और जितने भी मतलब इम्प्योरिटी वगैरह रहती है वो नीचे आ जाती है, नीचे बढ़ जाती है। इसका उपयोग एल्युमिनियम के लिए जनरली किया जाता है। ठीक है, अब एल्युमिनियम की रिफाइनिंग के लिए और भी काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, केवल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं किया जाता है, और भी 2-3 टाइप की रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो किसी भी मेटल के लिए ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर के लिए मैंने बताया था कि इसका फायर रिफाइनिंग भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी करते हैं। ठीक है, कई बार ये सीक्वेंस में भी हो सकता है कि फायर रिफाइनिंग के बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करें, या ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही रिफाइनिंग प्रोसेस अप्लाई करें, दूसरा अप्लाई ना करें। ये डिपेंड करता है कई बार कि किस टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कुछ इम्प्योरिटी ऐसी रहती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो उसका लिक्वेशन रिफाइनिंग से अलग कर लेंगे। कुछ ऐसा होता है जिसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो उसको हम डिस्टिलेशन से अलग कर लेते हैं, है ना। कुछ ऐसा होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, तो हम लोग वहाँ पे फायर रिफाइनिंग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना इम्प्योरिटी पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल करना है मेटल के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।